हेलो बच्चों। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है और इसका हम पहला चैप्टर यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट को रीड कर रहे हैं और इसका जो टॉपिक है अब हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। इससे पहले के लेक्चर में हमने सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये भी पढ़ा था, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पढ़ा था और फिर एक हमने एग्जाम्पल देखा था लाइकेन का। लाइकेन किसका मिक्सचर होता है? एल्गा और फंगाई का। ठीक, एल्गा और फंगाई जो मिलकर लाइकेन बनाते हैं और एल्गा और फंगाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। ठीक, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड? मतलब कभी आपने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, अपने खेत में फर्टिलाइजर और मैन्योर को फैलाते हैं, डालते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बताया है। क्लास 8 की जो मैं बुक रीड कर रहा हूँ साइंस की, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, उसका पहला ही चैप्टर है, उसके अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर का मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया है। अगर किसी को देखना हो या समझना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, मतलब जो गार्डनर्स होते हैं, जो माली होते हैं, या फिर माली को छोड़िए, आप अपने घर में ही ले लीजिए। आपके घर में अगर छोटी सी भी नर्सरी है या आपकी मम्मी ने या आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उसमें भी गमलों के अंदर आप कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह, कुछ खाद वगैरह डालते हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन? मतलब ये क्यों किया जाता है ऐसा? जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा कि भाई इसको डालने से जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। ठीक, लेकिन कैसे अच्छी होती है, उसको डालने से सॉइल के अंदर क्या मिल जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब हम ये पढ़ चुके हैं या हम जानते भी हैं कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से? सॉइल के अंदर से। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, मतलब कि आप, इसका मतलब ये है कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो अनलिमिटेड तो है नहीं, कुछ ही है। अब अगर उसके अंदर आपने प्लांट को लगा दिया तो प्लांट जो है वो उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेगा। जब प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो मैन्योर होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि बेसिकली मेनली नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस न्यूट्रिएंट जो है वो फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, मतलब कि सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का मिलना समय समय पर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर प्लांट है और प्लांट को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फास्फोरस हो गया। और जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं, इसीलिए हम फर्टिलाइजर और मैन्योर मिलाकर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करते रहते हैं। ठीक, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant। मतलब हम एक प्लांट को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं कब? जब हम उस प्लांट की रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स को मिलने की, वो पूरी करते रहें। और वो पूरी कैसे होगी? फर्टिलाइजर और मैन्योर को सॉइल के अंदर मिलाने से। क्यों सॉइल के अंदर मिलाने से? क्योंकि सॉइल के अंदर से ही प्लांट न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करते हैं। और कौन से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को। ठीक, जैसे आपको बड़े होने के लिए भाई दूध पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, इसीलिए इसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ रही है ना? यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। मतलब जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, क्रॉप प्लांट का मतलब हो गया कि एक ही फील्ड में एक ही तरीके के प्लांट को ग्रो करना, जैसे खेती जिसको कहते हैं हम। तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। ठीक, तो हम ये पता है हमें कि हमारे जो सराउंडिंग है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है ना? लेकिन प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और प्लांट उनको ले लेते हैं। इसी तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते डायरेक्टली, क्योंकि भाई नाइट्रोजन मानते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। समझ में आ रही है ना बात?
इसीलिए नाइट्रोजन का कन्वर्जन बहुत जरूरी है प्लांट तक पहुंचने के लिए। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, मतलब उनको जो नाइट्रोजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, मतलब एक भाई बैक्टीरिया आ गया यहाँ पे जिसका नाम क्या है, राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। बात समझ में आई। तो राइजोबियम भाई का बहुत बड़ा काम है। ये क्या करते हैं राइजोबियम भाई, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल नाइट्रोजन में। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक, तो अब आप इस राइजोबियम भाई को भूलना मत। ठीक, बट राइजोबियम कैन नॉट, बट एक मिनट कहाँ चला गया, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन राइजोबियम भाई जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूमस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इसीलिए ये जो राइजोबियम भाई है ये कहाँ रहते हैं, ये जो हमारे कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गया, और जो अदर लिग्यूमस जो प्लांट होते हैं, ये एक टाइप है प्लांट का, उनकी रूट्स में जाके रहते हैं और वहां से खाना लेते हैं और उसके बदले में ये उनको क्या देते हैं, सॉल्युबल नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे थस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने आपको पीछे जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में बताया था। अब यहाँ पर फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जिक्र हुआ है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अब किस किस के बीच में है, अब ये राइजोबियम और ये जो लिग्यूमस प्लांट्स हैं इनके बीच में है। राइजोबियम उनको क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन, और वो उनको क्या दे रहे हैं, मतलब जो लिग्यूमस प्लांट है वो नाइट्रोजन को क्या दे रहे हैं, फूड और शेल्टर दे रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, मतलब ये जो एसोसिएशन है किसकी, राइजोबियम और लिग्यूमस प्लांट की, ये फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, मतलब ये जो है क्या कम कर देता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि भाई जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट करके प्लांट को दे रहा है। ठीक, प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, मतलब जो बहुत सारी दालें होती है ना, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिग्यूमिनस प्लांट, मतलब जो दालें हैं वो लिग्यूमिनस प्लांट से ही ली जाती है। मैंने बताया था ना कि ये जो लिग्यूमिनस है ये एक तरीके का टाइप है किसका, प्लांट्स का। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मतलब आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि ज्यादातर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, मतलब कुछ ही प्लांट होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक भी पढ़ा चुका हूँ और सेप्रोट्रॉपिक भी पढ़ा चुका हूँ। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो न्यूट्रिशन को अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेटरोट्रॉप्स के अंदर आ गए हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल, मतलब वो जो है वो अदर प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, खाने के लिए। कैन वी से दैट, मतलब क्या ये हम कह सकते हैं, द इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, मतलब क्या वो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है, वो कुछ तो खाना अपना बनाता है और कुछ जो है वो दूसरों से लेता है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। और ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, और ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद आप जो है वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को रीड कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा इनके आंसर को फाइंड आउट करने के। ठीक, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।